तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, और जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, उसका 15वां पाठ हम पढ़ रहे थे। संविधान निर्माण से संबंधित जो बातें थी वो हम सारी उसमें पढ़ रहे थे, और पिछली कक्षाओं में हमने वो पाठ पूरा कर लिया था। उसके कुछ प्रश्न उत्तर शेष थे, तो उन प्रश्न उत्तर से आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां प्रश्न। तो देखिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, वो कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया था। हमने देखा था कि संविधान सभा जो थी उसमें 389 सदस्य थे, और बहुत सारे वो जो सदस्य थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे भारत के। कुछ सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे, कुछ सदस्य चुनकर आए थे, कुछ मुस्लिम सदस्य भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ महिलाएं भी थी, और अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग समुदायों के, जैसे हमने देखा था कि कुछ सदस्य दलित वर्ग के थे, कुछ आदिवासी वर्ग के थे, कुछ कानून के विशेषज्ञ थे। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरह के विचार पेश किए थे, और एक ऐसा संविधान बनकर तैयार हुआ था जो सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो वही हमें बताना है कि कौन सी वो ताकतें थी जिससे हमारे संविधान का स्वरूप तय हुआ। तो देखिए, इसका उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। संविधान का स्वरूप निर्धारित करने में अनेक ऐतिहासिक शक्तियों ने योगदान दिया था। तो पहले तो समझते हैं कि संविधान के निर्माण वगैरह के बारे में, और फिर ये कौन कौन सी शक्तियां थी ये भी देखेंगे। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 में किया गया था। तो आपको ध्यान रहे कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना ने जो सिफारिश पेश की थी उसके आधार पे हुआ था। 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे, ऐसी बात कैबिनेट मिशन योजना में कही गई थी। आगे, इसके सदस्यों का चुनाव 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ, तो देखिए कुछ सदस्य तो कैसे थे कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया था। हमने देखा था ना कि 93 सदस्य तो प्रांतों से आए थे जो कि मनोनीत किए गए थे देशी रियासतों के द्वारा, और 296 सदस्य वो थे जो कि चुनकर आए थे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की तरफ से। और संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा। भारतीय जनता ने तो प्रांतों के चुनाव में प्रांतीय सदस्यों को चुन दिया था, जिन्हें आज हम विधायक कहेंगे, उनको चुन दिया था, और फिर उन लोगों ने जनता की तरफ से किसको चुन दिया था? संविधान सभा के सदस्यों को। आगे देखिए, संविधान सभा पर विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभाव था। इसके 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। मतलब संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस पार्टी के थे? कांग्रेस के। तो संविधान सभा पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? कांग्रेस का। और हमने देखा भी था ना कि मुस्लिम लीग इसी बात से नाराज हो गई थी कि कांग्रेस के सदस्य ज्यादा हैं, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो मुसलमानों के हितों की रक्षा हो नहीं पाएगी, और इसलिए फिर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और अलग संविधान सभा की मांग भी की थी। आगे देखिए, अलग अलग कैसे थे, मतलब ज्यादातर कांग्रेस के थे लेकिन अन्य पार्टियों के भी थे, और वो ही ऐसी ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप निश्चित किया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे, वो भी अलग अलग विचारधाराओं के थे। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, जो कि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वो सदस्य थे। उनका कहना था कि भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जो किसी विशेष धर्म को फायदा नहीं पहुंचाए और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। तो और कुछ लोग ऐसा कहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे, तो वो भी यहाँ पर संविधान सभा में शामिल थे। तो अलग अलग विचारों के लोग थे और सब ने विचार विमर्श किया और फिर भारतीय संविधान का स्वरूप तैयार हुआ। वही हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि इसमें कुछ सदस्य निरीश्वरवादी थे एवं धर्मनिरपेक्ष थे, निरीश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, या धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को बराबर मानते थे, किसी विशेष धर्म से अपना लगाव वो नहीं मानते थे। तो कुछ तकनीकी रूप से तो कांग्रेस के, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। इन सब की विचारधाराओं ने संविधान का स्वरूप निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
आगे देखिए, संविधान सभा में आर्थिक विचारों के विषय पर कुछ सदस्य समाजवादी थे और कुछ जमींदारों के समर्थन करने वाले थे। तो आर्थिक विचार भी अलग अलग थे संविधान सभा के सदस्यों के। हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के कुछ सदस्य थे कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों का कहना था कि भारत एक समाजवादी देश होना चाहिए। समाजवाद का मतलब भी हमने पढ़ा था कि उनका कहना था कि देश में जो जमीन है, जो भूमि है, कृषि भूमि है, वो सब में बराबर बंटनी चाहिए। जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, उनसे छीन के गरीबों को दे देनी चाहिए। तो कुछ सदस्य अच्छे थे जो जमींदारी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे, जो पूंजीवादी जिनकी विचारधारा थी। तो ऐसे अलग अलग विचारों के सदस्य थे। विभिन्न धर्मों एवं जातियों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संविधान सभा में कुछ स्वतंत्र सदस्य एवं महिलाओं को भी नामांकित किया गया था। इन सभी ने संविधान के स्वरूप निर्धारण में अनेक रूपों में प्रभावित किया था। तो संविधान के स्वरूप को अच्छे से संविधान बन सके, सभी लोगों की सहमति से बन सके, सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, ऐसा संविधान सभा को बनाना था। इसलिए कांग्रेस के अलावा कुछ ऐसे सदस्य थे जो कि अच्छे योग्य थे, कानून के विशेषज्ञ थे, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनको भी शामिल किया था। लिखा हुआ है कि स्वतंत्र सदस्य, और महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा हो सके, इसलिए कुछ महिला सदस्यों को भी संविधान सभा में स्थान दिया गया था। ऐसे ही एक सदस्य थे जो स्वतंत्र सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के कहने पर संविधान सभा में उनको स्थान दिया गया था। वो थे भीमराव अंबेडकर। देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधि विशेषज्ञों को संविधान सभा में स्थान दिया गया। ऐसे लोग जो कानून के अच्छे ज्ञाता हों, उनको भी संविधान सभा में स्थान दिया गया। जी वो चुनाव नहीं जीत के आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा चुनाव लड़वाया गया, उन्हें जिताया गया और फिर संविधान सभा में उनको स्थान दिया गया। और ऐसे सदस्य भीमराव अंबेडकर वगैरह थे। तो देखिए, स्थान दिए जाने का विशेष ध्यान दिया गया था। सुप्रसिद्ध विधिवेता एवं अर्थशास्त्री B.R. अंबेडकर संविधान सभा के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे और उन्होंने क्या किया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, कांग्रेस के विरोधी थे। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस से काफ़ी मतभेद थे इनको, और फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इनको स्थान दिया था अपनी तरफ से संविधान सभा में आने का, क्योंकि ये कानून के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे और संविधान निर्माण में फिर इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही। तो इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सराहनीय कार्य किया था। हमने पढ़ा था ना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य इन्होंने किया था। इनकी सहायता के लिए प्रारूप समिति के 7 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें 2 मुख्य थे। तो देखिए, गुजरात के वकील K.M. मुंशी तथा मद्रास के वकील अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख सहयोगी थे। इन दोनों के द्वारा संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। भीमराव अंबेडकर की सहायता कर रहे थे K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये भी कानून के विशेषज्ञ थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे। और कौन सदस्य थे ऐसे जो संविधान के स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी जिन्होंने निभाई? तो देखिए, संविधान का स्वरूप निर्धारित करने में जनमत का भी महत्वपूर्ण स्थान था। मैंने बताया था ना कि संविधान सभा में जब चर्चाएं होती थी, दूसरे दिन वो अखबारों में छपती थी, लोगों तक पहुंचती थी कि किस मुद्दे पर संविधान सभा में बात चल रही है। फिर लोग बहस करते थे, बाजारों में, गलियों में, चाय की थड़ियों पर बहस करते थे और वो बहस भी संविधान सभा के सदस्यों तक पहुंचती थी। इसके अलावा आम जन के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे कि आप भी पत्र लिख सकते हो संविधान सभा को क्या करना चाहिए किसी मुद्दे पर। तो इस तरह आम जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। तो भारतीय जनमत ने भी संविधान के स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं पर जनमत का भी पर्याप्त प्रभाव होता था। जन सामान्य के सुझाव को भी आमंत्रित किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न होता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद आप समझ गए होंगे इस उत्तर को। अगला प्रश्न देखिए, दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। जो दलित समुदाय था, दमित समुदाय था, एक तरह से पिछड़े हुए लोग थे, उन्हें जरूरत थी कि पहले उन्हें
मतलब मुख्य धारा में लाया जाए, और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय की तरफ से उनके नेताओं ने बहुत अच्छा भाषण वहाँ पे दिया था। उन्होंने कहा था, संविधान सभा के सामने सवाल किया था कि आप कह रहे हो कि सभी को न्याय, सुरक्षा और इस तरह स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिलेंगे, तो उन दलितों तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुंचाओगे? तो ज़रूरत है उन्हें शिक्षित करने की और उन्हें मुख्य धारा में लाने की, और उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत है, और सहारे और सीढ़ी के रूप में फिर संविधान सभा ने आरक्षण का प्रावधान किया था। छुआछूत का अंत करने के लिए विधान बनाया था संविधान सभा ने। तो वही बात पूछ रहे हैं कि दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, दमित या दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में अनेक दावे प्रस्तुत किए गए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आंदोलन के काल में B.R. अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से समुदाय सदा के लिए शेष समाज से पृथक हो जाएंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, गांधी और अंबेडकर के बीच जो मतभेद हुए थे वहाँ पर। आगे, दलित जातियों के कुछ सदस्यों का विचार था कि संरक्षण और बचाव के द्वारा अस्पृश्यों या अछूतों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। जाति आधारित समाज के कायदे, कानून एवं नैतिक मूल्य उनकी अपंगताओं के प्रमुख कारण थे। तथाकथित स्वर्ण समाज उनकी सेवाओं एवं श्रम का प्रयोग तो करता है, किंतु उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने से कतराता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा दलित समुदाय के नेताओं ने कहा था कि दलितों के श्रम का फायदा तो उठाते हैं, उनसे काम करवाते हैं स्वर्ण समाज, लेकिन उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ संबंध बनाने से कतराते हैं, और इस तरह दलितों के साथ छुआछूत या अस्पृश्यों जैसा, अस्पर्श करने वाले लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। इसको दूर करने के लिए कुछ अच्छे प्रावधान होने चाहिए हमारे संविधान में। आगे है कि मद्रास के सदस्य थे जे नागप्पा, और उनका क्या विचार था? तो उनका विचार था कि दलितों की समस्याओं का मूल कारण उन्हें समाज एवं राजनीति के हाशिए पर रखा जाना था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता है, राजनीति में वो आ नहीं पाते, क्योंकि इतनी अच्छी स्थिति में वो है नहीं, इतने संसाधन उनके पास है नहीं कि वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। तो इन सब के लिए कुछ अच्छे प्रावधान हमारी संविधान में होने चाहिए। परिणाम स्वरूप वे न तो शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, और न ही शासन में भागीदारी उनकी है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इतने संसाधन उनके पास नहीं है। स्थिति को स्पष्ट करते हुए नागप्पा ने कहा, क्या कहते हैं, बड़े ही दर्द भरे शब्द, बड़े ही एक ऐसे शब्द इन्होंने कहे दलितों के लिए, जिससे संविधान सभा को लगा कि हाँ, दलितों का दर्द सही है, और उसको दूर करने के प्रयास के रूप में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई थी। तो वो कहते हैं, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, किंतु अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। और मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने भी लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। वो कहते हैं, स्वर्ण बहुमत वाली सभा को संबोधित करते हुए, जो संविधान सभा थी उसमें स्वर्ण लोग ज़्यादा थे, तो स्वर्ण बहुमत वाली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम ही नहीं करती। इस हद तक हमें दबाया गया कि अब दलित वर्ग खुद सोचने लगे हैं कि वो तो ऐसे ही हैं और इसीलिए पैदा हुए हैं कि इस तरह वो शोषण सहते रहें, उनका दिमाग और उनका शरीर अब काम नहीं करता है। और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, इतना अपमान सहते सहते अब हमें अपमानित होने की आदत हो चुकी है, हमारा हृदय भाव शून्य हो चुका है। ऐसा भाषण दिया है। न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं और यही हमारी स्थिति है। ऐसी बातें कही है जो दलित वर्ग के नेता थे, उन्होंने संविधान सभा के सामने। इन सब को सुनने के बाद संविधान सभा को लगा कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता, उसे समाप्त करना चाहिए। मंदिरों में दलितों को नहीं जाता तो हिंदू मंदिर सबके लिए खोलने चाहिए। और चूंकि दलितों के पास शिक्षा के संसाधन नहीं है, राजनीति में वो आ नहीं सकते, इसलिए उन्हें कुछ सहारे की ज़रूरत है और उन्हें नौकरियों और चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई थी। तो देखिए,
विभाजन के परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा और रक्तपात के कारण अंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। अंबेडकर कहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल का परिणाम क्या हुआ था? भारत के विभाजन जैसा परिणाम हमारे सामने आया था। इतना रक्तपात मचा हुआ था इस समय भारत में, तो अंबेडकर ने कह दिया कि पृथक निर्वाचक नहीं मांग रहे हम केवल कुछ आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं। तो देखिए, अंत में संविधान सभा द्वारा ये सुझाव दिए गए थे। अस्पृश्यता को उन्मूलित कर दिया जाएगा, जो छुआछूत है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, और भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 17, उसमें छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। फिर कहते हैं हिंदू मंदिरों के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिरों में जाने दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जाति के लोग मंदिर में जा सकते हैं। और आगे कहती है संविधान सभा कि विधायिकाओं एवं सरकारी नौकरियों में निचली जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, इसलिए उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए सरकारी नौकरी और राजनीति में। 10 साल के लिए दिया गया था कि 10 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी आरक्षण से, लेकिन वो सुधर नहीं पाई, और इसलिए प्रति 10 साल बाद इस आरक्षण को आगे बढ़ा दिया जाता है और आरक्षण अब भी लागू है। देखिए आगे, लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया, यद्यपि अधिकांश लोग इसे समस्या का हल नहीं समझते थे। उनका विचार था कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक कानून पास करने के साथ साथ समाज की सोच को परिवर्तित करना भी नितांत आवश्यक है। केवल नौकरी कोई लग जाए दलित तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए जनता की सोच को बदलना है कि कोई ऊंच नीच नहीं है और जातिवाद समाप्त होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। हमने देखा था कि संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी राज्य की शक्तियों के ऊपर, कि राज्य सरकारों को कितनी शक्तियां दी जाए और केंद्र के पास कितनी शक्तियां रखी जाए। और भारतीय संविधान के ज़्यादातर सदस्य, खुद भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए ताकि वो मजबूती से देश को संभाल सके, मजबूती से अपनी बातें विदेशियों के सामने रख सके, और वर्तमान में जो भारत में हिंसा और सांप्रदायिकता फैल रही है इसको भी वो कंट्रोल कर सके, रोक सके। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूत बनाने का मसौदा पेश किया गया था, लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने कहा था कि नहीं, राज्यों को भी अधिकार देने चाहिए ताकि राज्य भी अपने क्षेत्रों में विकास कर सकें। तो ये लंबी बहस चली थी और आखिर में कहा गया क्योंकि भारत विपरीत परिस्थितियों में है, मारकाट मची हुई है, दंगे हो रहे हैं, और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, और भारत में केंद्र सरकार को ताकतवर बनाया गया था। हमने देखा था कि 3 अनुसूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। राज्य सूची में कम महत्वपूर्ण विषय थे, उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर भी दोनों कानून बना सकती थी, लेकिन केंद्र का कानून मान्य होगा अगर विवाद होता है। तो ये कैसे देखा गया था वही बताना है। फिर से देखिए कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, देश का विभाजन हो गया था, हिंसा हो रही थी, मारकाट मचा हुआ था, तो फिर मजबूत केंद्र की जरूरत थी। तो परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। अब देखिए इसका उत्तर इसी तरह से, संविधान सभा के कुछ सदस्य केंद्र सरकार को अधिकाधिक शक्तियां देना चाहते थे, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां देना चाहते थे राज्यों के मुकाबले। ऐसे सदस्यों के विचारानुसार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की नितांत आवश्यकता थी। B.R. अम्बेडकर ने भी कहा कि B.R. अम्बेडकर के मतानुसार एक मजबूत केंद्र ही देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करने में समर्थ हो सकता था। इसलिए मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी। उस समय की परिस्थितियों से संबंध स्थापित करते हुए अम्बेडकर ने ये कहा था। आगे है
कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि किए जाने के समर्थक सदस्यों का विचार था कि एक शक्तिशाली केंद्र ही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में समर्थ हो सकता है। गोपाल स्वामी अय्यर संविधान सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा है, तो गोपाल स्वामी अय्यर प्रांतों की शक्तियों में वृद्धि किए जाने के स्थान पर केंद्र को और अधिक शक्तिशाली देखना चाहते थे। उनका विचार था कि केंद्र अधिक से अधिक मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि विषम परिस्थिति, देश में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इन सब से वो निपट सके। आगे कह रहे हैं कि संयुक्त प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश है, उसे पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, तो संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया और उनकी दलील थी। तो किसकी? बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। क्या दलीलें दी, क्यों होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि देश के हित में योजना बनाने के लिए, देश के हित में, सारे देश के हित में योजना बनाने के लिए मजबूत केंद्र सरकार का होना जरूरी है। फिर कहते हैं कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए, जो भी आर्थिक संसाधन भारत में है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है। फिर कहते हैं कि उचित शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए भी मजबूत केंद्र की आवश्यकता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली सरकार, केंद्र सरकार का होना आवश्यक है। ये सारी दलीलें उन्होंने दी कि मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि देश के विभाजन से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में थी। हमने देखा था ना कि जब मुस्लिम लीग विभाजन की मांग कर रही थी, अलग देश चाहिए, तो कांग्रेस ने कहा था कि ऐसे प्रांत बनाए जाएंगे जहां पर मुस्लिम बहुल प्रांत होंगे और मुसलमानों की सरकार होंगी। मुस्लिम लीग अपनी सरकार वहां पे बनाएगी और जो केंद्र सरकार होगी वो उन प्रांतों में कम से कम हस्तक्षेप करेगी, मतलब प्रांतीय सरकारों की शक्तियां ज्यादा होंगी केंद्र के मुकाबले, ऐसा कहती थी कांग्रेस आज़ादी से पहले। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि विभाजन हो रहा है, तो उन्होंने भी फिर क्या कहना शुरू कर दिया था कि केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, जो कि विभाजन के समय जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से अच्छे से निपट सके। हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने कुछ सीमा तक मुस्लिम लीग को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि लीग की सरकार वाले प्रांतों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बदली कि कांग्रेस के ज़्यादातर सदस्य शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हो गए थे। किंतु विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण, समझ रहे हैं ना, किंतु विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण अधिकांश राष्ट्रीयवादियों की राय परिवर्तित हो चुकी थी। उस काल में घटित होने वाली घटनाओं ने केंद्रीकरण को और अधिक प्रोत्साहित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात देश में व्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए तथा देश के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बन गई थी। तो इस तरह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ज़्यादातर सदस्य क्या चाहते थे कि केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए और केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। देखिए, अतः संविधान सभा के अनेक सदस्य शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। यदि यही कारण है कि भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को और स्पष्ट झुकाव दिखाई दृष्टिगोचर होता है कि बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि केंद्र ही ज़्यादा शक्तिशाली है भारतीय संविधान में। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? बहुत अच्छा प्रश्न है और हमने बड़े अच्छे से समझा था जब हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय कि किस तरह भाषा के विवाद पर संविधान सभा में गर्मा गर्म बहस हुई थी। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के सदस्य थे संविधान सभा में, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने चाहते थे। दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित लोग थे, वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारी प्रांतीय भाषाएं खतरे में पड़ जाएंगी, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और वो हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए विरोध किया। फिर इस बहस का समाधान निकालने के लिए एक भाषाई समिति का गठन किया था।
संविधान सभा में, और उस भाषाई समिति ने फिर सुझाव दिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी हिंदी, और पहले 15 सालों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और हर प्रांत को अपनी एक भाषा चुनने का अधिकार भी दिया गया था। तो इस तरह समाधान निकालने की कोशिश की गई थी। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हिंदुस्तानी में हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते थे, तो उसे सब समझ सकते थे, बोल सकते थे, और एक साझा संस्कृति के रूप में विकसित हुई थी हिंदुस्तानी। लेकिन सांप्रदायिक दंगों के कारण फिर हिंदुस्तानी भी एक साझा संस्कृति नहीं रह पाई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। अब देखिए किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रभाषा को लेकर था कि क्या होनी चाहिए भारत की राष्ट्रभाषा। भारत में प्रारंभ से ही अनेक भाषाएं प्रचलन में रही है। देश के भिन्न भिन्न भागों एवं प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो उन 22 में से किसको राष्ट्रभाषा बनाएं, ये बड़ी बहस थी संविधान सभा में। देखिए, अतः जब संविधान सभा के सामने राष्ट्रभाषा का मुद्दा आया तो इस पर कई महीनों तक बहस होती रही और कई बार तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देखिए आगे, 1930 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1930 तक कांग्रेस चाहती थी कि एक ऐसी भाषा जो सभी लोग समझ और बोल सकें, उसे हम राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं, और ऐसी एक भाषा का नाम आया हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए तो हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तानी नहीं रही, उससे उर्दू के शब्द निकाल दिए गए थे, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द निकाल दिए गए थे और उसे संस्कृत निष्ठ हिंदी बना दिया गया था। तो हिंदुस्तानी भी फिर राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई थी। हिंदुस्तानी की उत्पत्ति हिंदी और उर्दू के मेल से हुई थी। यह भारतीय जनता के एक विशाल भाग की भाषा थी। विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई यह एक साझी भाषा बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के अनेक लोग इसे समझने में समर्थ हो गए थे। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के कारण ऐसा हो नहीं पाया। तो देखिए आगे, राष्ट्रभाषा की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था, समाचार पत्र में लिखे थे गांधी जी ने अपने विचार कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो सभी लोगों द्वारा समझी और बोली जाए, ऐसी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और ऐसी भाषा भारत में कौन सी थी? हिंदुस्तानी। तो यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, गांधी जी कहते हैं, और न ही फारसी निष्ठ उर्दू, मतलब न तो इसमें संस्कृत और हिंदी के ही शब्द होने चाहिए, ना फारसी और उर्दू के ही, बल्कि सभी भाषाओं से ऐसे शब्द होने चाहिए शामिल हिंदुस्तानी में जो आसानी से घुल मिल जाए और ऐसी एक साझा संस्कृति विकसित हो, हिंदुस्तानी जिसे हम कहें। इन दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से खुलकर शब्द उधार लेने चाहिए। गांधी जी का विचार था कि हिंदुस्तानी ही हिंदुओं और मुसलमानों तथा उत्तर और दक्षिण के लोगों को समान रूप से एकजुट करने में समर्थ हो सकती थी। आगे है, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी के स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। सांप्रदायिक भावनाओं के प्रसार के साथ साथ हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होने लगी थी। यही हमने अभी बात की थी कि जैसे जैसे सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से अलग हो रही थी और हिंदुस्तानी भाषा भी धीरे धीरे जो साझा संस्कृति थी वो अब समाप्त होती जा रही थी। हिंदी बोलने वाले हिंदू और उर्दू बोलने वाले मुसलमान माने गए और साझा संस्कृति जो विकसित हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। संविधान सभा के अनेक सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। संयुक्त प्रांत के एक कांग्रेसी सदस्य थे आर.वी. धुलेकर ने संविधान सभा के एक प्रारंभिक सत्र में ही हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किए जाने की मांग की थी। तो ये संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, जहां हिंदी ज़्यादा बोली जाती, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ के संविधान सभा में एक सदस्य थे आर.वी. धुलेकर। इन्होंने शुरुआती सत्रों में ही एक भाषण दिया था संविधान सभा के सामने और कहा था कि संविधान निर्माण की भाषा हिंदी होनी चाहिए।
तो फिर जवाब आया कि इस संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए हिंदी नहीं इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाए, अंग्रेजी में संविधान लिखा जाए। तो फिर धुलेकर ने गुस्से में ये कहा था कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो इस संविधान सभा में बैठने के लायक नहीं है, उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए और संविधान का लेखन हिंदी में ही होना चाहिए। तो फिर 3 साल तक इस मुद्दे पे बहस होती रही और फिर सामने आया कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा होनी चाहिए। भाषा समिति का सुझाव भी आगे हम देखेंगे। तो धुलेकर की मांग का कुछ अन्य सदस्यों द्वारा विरोध किया गया। उनका तर्क था कि क्योंकि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझ सकते, इसलिए हिंदी संविधान निर्माण की भाषा नहीं हो सकती थी। इस प्रकार भाषा का मुद्दा तनाव का कारण बन गया और यह आगामी 3 वर्षों तक सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। बार बार ये मुद्दा उठ जाता था। आगे देखिए, इस बीच संविधान सभा की भाषा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी थी। समिति ने राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर हिंदी समर्थकों तथा हिंदी विरोधियों के बीच उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला था। और क्या फॉर्मूला था? देखिए, फॉर्मूला ये था, समिति का सुझाव ये था कि देवनागरी तो लिपि और हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, राजकाज की भाषा होगी। जिस भाषा में सरकार काम करेगी वो होगी हिंदी। तो जिस भाषा में सरकार और सरकार का प्रशासन काम करता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो क्योंकि एक समाधान पेश करना था हिंदी समर्थक और हिंदी विरोधियों के बीच, एक बीच का रास्ता निकालना था भाषा समिति को, तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। साथ ही में ये भी कहा कि जिनको हिंदी नहीं आती उन्हें 15 सालों का समय दिया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, यह निश्चित किया गया कि पहले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा। तो 15 साल में लगभग हिंदी सब सीख सकते हैं, ऐसी उम्मीद के साथ उन्होंने ये बात कही थी। प्रत्येक प्रांत को अपनी सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषाओं के चुनाव का भी अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हर प्रांत को अपने काम के लिए एक भाषा चुन सकते हैं। जैसे पंजाब ने पंजाबी चुनी, गुजरात ने गुजराती चुनी, महाराष्ट्र ने मराठी चुनी, इस तरह एक एक भाषा और चुन सकते हैं हर राज्य अपनी तरफ से। ये सुझाव किसने दिए थे? संविधान सभा में जो भाषा समिति बनाई गई थी उसने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी। इस प्रकार संविधान सभा की भाषा समिति ने विभिन्न पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट करने तथा एक सर्व स्वीकृत समाधान प्रस्तुत करने के लिए के उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा घोषित किया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अच्छे से इसको समझा है, इसको पढ़ा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।